देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगी उन बुज़ुर्ग माँओं को और सैकड़ों बहनों को। सोशल मीडिया के माध्यम से देखें या टीवी के माध्यम से भी देखें तो लाखों लोग उस पीसफुल आंदोलन से जुड़े और वो आंदोलन था संविधान को बचाने के लिए। लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है कि कहीं न कहीं न्याय बीच में लड़खड़ा गया। महिलाओं को ये कह के बदनाम किया जाता है मुसलमानों में कि दबी कुचली हैं, या कभी 3 तलाक के नाम पे हमारे नाम को उछाला जाता है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया, अगर वजूद को बचाने की कहीं हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम कलम की ताकत से या इनकलाबी नारों से, चाहे हमें सड़क पे बैठना पड़े, चाहे वो संसद में आवाज़ उठाने की बात हो, हम खड़े होंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। कहीं ना कहीं आज जो माहौल है वो ऐसा बन चुका है कि अगर आपकी आवाज़ मुखर है या आपके हाथ में कलम की ताकत है तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, आप पे झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे अगर आप आवाज़ उठाएंगे। जैसे रामराज वाली एक जेल काटने को मिलेगी या जेल होती होगी, वहाँ बड़ा सिस्टम होगा। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि अंदर जाके मुझे रियलिटी किताबों से बिल्कुल उलट देखने के लिए मिली। मतलब वो पहले से ही मान के बैठे हुए थे कि मैं आतंकवादी हूँ, वो पहले से ही मान के बैठे हुए थे कि दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश रच के आए हुए हैं। खाने को बहुत बुरा हाल है, खाने का अगर मैं कहूँ जहाँ हम रहते हैं वो बहुत बुरा हाल था। टॉयलेट के बिल्कुल नज़दीक मेरा बिस्तर होता था, सिराने की दीवार पे कह लीजिए टीवी होता था और उस तरफ टॉयलेट होता था। तो मुझे टीवी से भी दूर रहना होता था क्योंकि अक्सर मैं पढ़ा करती थी, कुरान भी और नमाज़ वगैरह पढ़ती थी। तो मुझे दूर रहने की वजह से टॉयलेट के पास मजबूरन मुझे रहना पड़ता था। 6 महीने में यही नहीं पता था, हम पे UAPA लगा दी कि हम किस केस में बंद हैं, हमारा जुर्म क्या है। वो बहुत बहुत टफ़ टाइम था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। तो कृष्ण नगर से मैं पार्षद जीती बहुत अच्छे मार्जिन से, और वाकई RSS का गढ़ है जहाँ जीतना बहुत मुश्किल था। कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि मतलब मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन क्योंकि मैं मतलब मेरा एम था कि मुझे जुडिशरी की तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था। एग्ज़ाम्स भी दिए, मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, बट समहाउ नहीं निकल पाया। उस मर्तबे पे नहीं बैठेंगे बल्कि आपको जेल काटना नसीब में लिखा था। तो मैं ये कहूँगी कि ये सब ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ अब्बास भाई आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपकी टीम का कि आप एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं इस माहौल में, और हम जैसे लोगों को कम से कम आप सच्चाई को कवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप सोचेंगे कि स्वतंत्र की टीम इस वक्त कहाँ पर है। स्वतंत्र की टीम इस वक्त कड़कड़डूमा कोर्ट के एक एडवोकेट के चैम्बर में है। आप घबराइए नहीं, हम पर अभी कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम आपको आज एक बहुत अलग सी कहानी बताने आए हैं। क्योंकि हम अक्सर जब पढ़ते थे, हमने मौलाना आज़ाद की बात पढ़ी कि वो कहते थे कि वो मुसलमानों के बीच में क्यों लड़ें चुनाव, वो तो सबके नेता हैं। पर ऐसा पढ़ा गया है और कुछ इंटेलेक्चुअल ने बताया है। लेकिन आज कल में हमें पता चला, जब हमने पढ़ाई की तो कुछ हमें पता चला, एक और नाम आया हमें। वो चुनाव, जी हाँ, वो शख्सियत वो चुनाव जीते, RSS का अगर जो गढ़ कहा जाए पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर में, वो जीते हैं, और वो हैं इशरत जहां साहब। आपने इनको बहुत देखा होगा, इनके बारे में बहुत जाना होगा, सब आप समझते होंगे, सब आपको पता होगा। लेकिन आज हम जो कहानी आपको बताने जाएंगे वो कुछ अलग है, उसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। इशरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया अब्बास जी। तो हम दर्शक सब पहचानते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, ये सब चीज़ें आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो दिल्ली में ही मतलब मेरी पढ़ाई हुई। स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक मैंने दिल्ली से ही किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बाद में वकालत की पढ़ाई की और आज वकालत के पेशे में काफ़ी अरसों से हूँ। और उसी के साथ साथ 2012 में मुझे मौका मिला कांग्रेस पार्टी से निगम पार्षद लड़ने का, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कृष्णा नगर से। तो कृष्णा नगर से मैं पार्षद जीती बहुत अच्छे मार्जिन से, और वाकई RSS का गढ़ है जहाँ जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसमें मेरा कोई तारीफ़ नहीं है, मैं कहूँगी कि उन लोगों ने जो वहाँ के वोटर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। उन्होंने एजुकेशन को देखा, कैंडिडेचर को देखा, मेरी पढ़ाई को देखा, और उस बिना पर मुझे वहाँ से निगम पार्षद का चुनाव में जीती। और 5 साल मैंने काम किया, बल्कि रादर मैं कहूँगी 5 साल नहीं, 2012 से 17 तक मेरा टेन्योर था। लेकिन 2012 से लेकर 20 तक, जब तक मैं जेल नहीं गई, जो सभी लोग लगभग जानते हैं कि NRC CA के लिए हमें जेल भी झूठे मुकदमों में जाना पड़ा,
तो 2020 तक मैंने वहाँ पे सब लोगों की खिदमत की और आज भी लोग मेरे से ख़ासा तौर पे जुड़े हुए हैं, पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल के साथ साथ। ईशा जी, आप जैसे एक समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, आप फीमेल भी हैं, तो ये होता है कि पढ़ाई ज़्यादातर जामिया और अलीगढ़ से आ जाता है कि क्या होता, आपकी पढ़ाई सब कहाँ से हुई? देखिए मैंने ग्रेजुएशन, अगर स्कूलिंग की बात करूँ, स्कूलिंग भी दिल्ली से हुआ मेरा, और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पास आउट किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद मैंने लॉ किया, जो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया। और कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि मतलब मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन क्योंकि मैं मतलब मेरा एम था कि मुझे जुडिशरी की तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था। एग्ज़ाम्स भी दिए, मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, बट समहाउ नहीं निकल पाया, क्योंकि नसीब में तो लिखा था कि आप जज या उस मर्तबे पे नहीं बैठेंगे, बल्कि आपको जेल काटना नसीब में लिखा था। तो मैं ये कहूँगी कि ये सब ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ अब्बास भाई आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपकी टीम का, कि आप एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं इस माहौल में, और हम जैसे लोगों को कम से कम आप सच्चाई को कवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ अपना राजनीतिक सफ़र किस तरह से शुरू हुआ उसके बारे में बताइए। किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी में कैसे आई, या फिर पार्षद का चुनाव, किस तरह से ये सब आपके ज़िंदगी में आते रहे? 2012 में, अगर मैं उससे पहले की बात करूं जी। तो 2010 में मेरे वालिद साहब गुजर चुके थे। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। लेकिन मेरी फैमिली ने जो मुझे रेज़ किया वो इस तरीके से रेज़ किया, मतलब कोई लड़के लड़की का फ़र्क नहीं था। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, चाहे मेरे करियर की बात करूं, मैं जो परस्यू करना चाहती थी उसमें मुझे पूरी लिबर्टी थी कि मतलब आप जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। तो पूरी आज़ादी के साथ मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाया, और अगर मैंने लॉ का प्रोफेशन के लिए सोचा तो उसके लिए भी हाँ भरी, जबकि ये कहा जाता है अक्सर कि ये पेशा जो है वो लड़कियों के लिए नहीं बना। और ख़ासकर अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि पहले तो पढ़ाई और उसके बाद कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल के काम करना। लेकिन दोनों ही चीज़ों में मैं कहूँगी कि मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से प्रिविलेज थी इस चीज़ में, कि मैंने अगर वकालत का पेशा चुना तो मुझे उसके लिए हामी मतलब बहुत मुश्किल नहीं लगी ये सब मनाने में कि मैं वकालत नहीं कर सकती। और उसके बाद अगर मैंने राजनीति में आना चाहा तो राजनीति के लिए भी मेरे घर वालों ने मतलब दे वर मच कंफर्टेबल कि आप जो परस्यू करना चाहती हैं करें। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया 2012 में, पार्षद का चुनाव लड़ी, उसके बाद संगठन पे अलग अलग पदों पर रही, दिल्ली में महासचिव भी रही मेन बॉडी में, और प्रवक्ता भी रही पार्टी की। उसी के साथ साथ बहुत अलग अलग जिम्मेदारियाँ अलग अलग स्टेट में भी मिली, और दिल्ली में भी काम करने का 5 अध्यक्षों के साथ काम भी किया, देन सीएम के साथ काम किया, जो आज भी उनका काम बोलता है अगर मैं कहूँ तो, शीला दीक्षित जी का। और मतलब उसी के साथ साथ राजनीति में जैसे जैसे मतलब पार्टी को, मुझे लगता है कि जब हम राजनीति में आए तो पार्टी को हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। जो ज़मीन पे काम करने थे हमने वो किए, और कहीं ना कहीं एक पार्षदी एक माध्यम थी लोगों से ज़मीन पे जुड़े रहने का, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है अगर मैं पार्षद की बात करूं। तो मेरे लिए बहुत आसान था लोगों से जुड़ना, अपनी पार्टी का संदेश देना, अपनी पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचानी, और अगर कोई समस्या है तो उनसे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे हम लोग जुड़े रहे। अब बात 2020 की करते हैं जी। जहाँ से एक और मोड़ आया था, तो क्या था उस वक्त और आप किस तरह से उन सब से जुड़े हुए थे? देखिए सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगी उन बुज़ुर्ग माँओं को और सैकड़ों बहनों को, सैकड़ों नहीं बल्कि कहूँगी कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखें या टीवी के माध्यम से भी देखें तो लाखों लोग उस पीसफुल आंदोलन से जुड़े, और वो आंदोलन था संविधान को बचाने के लिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं न्याय बीच में लड़खड़ा गया, और जिन महिलाओं को ये कह के बदनाम किया जाता है मुसलमानों में कि दबी कुचली हैं, या कभी 3 तलाक के नाम पे हमारे नाम को उछाला जाता है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई काला कानून आएगा, अगर वजूद को बचाने की कहीं हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम कलम की ताकत से या इनकलाबी नारों से, चाहे हमें सड़क पे बैठना पड़े, चाहे वो संसद में आवाज़ उठाने की बात हो, हम खड़े होंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्योंकि ये नागरिकता का एक विषय था, नागरिकता पे सवाल उठ रहा था। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सलाम करना चाहूँगी जो बहुत जागरूक नागरिक होने के नाते, ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आए और उन्होंने अपनी आवाज़ को इस पीसफुल आंदोलन के माध्यम से उठाया।
और 2020 में अगर मैं कहूँ तो एक रात ऐसी भी थी 26 फरवरी 2020 की कि रातों रात हम लोगों की शख्सियत बदल दी गई। मैं खुद एक माइनॉरिटी फैमिली से आती हूँ जहाँ मैंने बताया कि मुझे किसी भी तरीके से कोई रोक नहीं था, चाहे मुझे एजुकेशन परस्यू करना हो, चाहे मुझे करियर एज अ पॉलिटिकल अगर मुझे चुनना हो, मेरी फैमिली ने कभी मना नहीं किया। और एक सेक्युलर इमेज को, मतलब जो कृष्णनगर आरएसएस का गढ़ था, अगर वहाँ से मुझे लोग विश्वास करके जिता रहे हैं, रातों रात मेरी शख्सियत बदल दी। मतलब अभी आप 2 घंटे पहले कहीं बैठे हुए, पता लगता है 2 घंटे बाद आपकी अरेस्टिंग डल गई और आपको एक कम्युनल फेस बना के पेश कर दिया गया। तो बहुत अफसोस होता है कि हम वो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान को पढ़ के आए हुए हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और किस तरीके से हमें एक पूरा का पूरा हमारी मतलब छवि को या इमेज को इस तरीके से दिखा दिया कि हम देश विरोधी हैं या हम देश हित की बात ना करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। पर सब कुछ सही चल रहा था, प्रोटेस्ट भी हो रहा था, पर अब दंगों में आपका नाम आ गया। देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज जो माहौल है वो ऐसा बन चुका है कि अगर आपकी आवाज़ मुखर है या आपके हाथ में कलम की ताकत है तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, आप पे झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे अगर आप आवाज़ उठाएंगे। और यूएपीएएनएस से तो आजकल मतलब टूल बन चुका है कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन मुझे एक और बात से बड़ा संतोष मिला कि अगर मैं बात करूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर का इतना ज़्यादा पीठ थपथपाई, लेकिन उसमें 2 बड़े चेहरे निकल के सामने आए जो दोनों ही महिलाएं थी। तो ये हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन जब सोफिया कुरैशी की बात आती है तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री इतने कम्युनल और सेक्सिस्ट रिमार्क्स उनके लिए करते हैं कि चूँकि वो एक मुसलमान हैं तो इसलिए आतंकवादियों की बहन कह दिया उनको। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही छोटी सोच का एक कहीं ना कहीं मुजाहिरा था। तो फिर तो अगर सोफिया कुरैशी से मेरा कंपैरिजन करेंगे तो मैं तो फिर भी एक अदना सी इशरत जहाँ हूँ। जब आप जो पूरे मतलब देश को कहाँ से कहाँ ले गए गौरव को, आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि मुसलमान होना या पढ़ी लिखी होना या एक मुखर आवाज़ होना, ये तीनों ही आज की डेट में एक क्रिमिनलाइज कर देता है आपको, कहीं ना कहीं इनक्रिमिनेट करता है झूठे मुकदमों में। और वैसे भी मेरी चार्जशीट में एक मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया कि मैं मास लीडर हूँ, मैं मास को मोबिलाइज़ कर पाई। तो मास लीडर होना इनक्रिमिनेटिंग कभी नहीं हो सकता, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं इस नज़र से देखा गया कि ये उन सैकड़ों महिलाओं में एक चेहरा थी जिसकी आवाज़ पर या जिसके साथ खड़े होने पर और लोगों को हिम्मत मिलती थी। तो ये मेरा बहुत बड़ा कसूर रहा, और जो संविधान या कानून कहीं ना कहीं इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। ईशा जी, हमने कई जगह आपके इंटरव्यू वो देखे हैं, पर अगर वो 2 साल जो जेल में कटे हैं वो याद आते हैं ज़िंदगी के, मतलब कि एक कहाँ आप पूरा एक कहाँ से पढ़कर आए कैसे, और फिर वो काल कोठरी कहा जाएगा। देखिए, जब मैंने लॉ की पढ़ाई की तो जस्टिस के साथ साथ या लॉ पढ़ने के साथ साथ मैंने जुडिशल एक्टिविज़म भी पढ़ा। और जुडिशल एक्टिविज़म बात करता है जेल की उस पिक्चर को कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठी हुई थी कि मानो कि हम जेल जब अगर कभी ऐसा हो, या हम जिन लोगों को कहीं ना कहीं विजुलाइज़ करते थे तो ये था कि जैसे रामराज वाली एक जेल काटने को मिलेगी या जेल होती होगी, वहाँ बड़ा सिस्टम होगा। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, मतलब वकालत के पेशे में होते हुए जब मैंने जेल भी काटी, कि अंदर जाके मुझे रियलिटी किताबों से बिल्कुल उलट देखने के लिए मिली। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन मेजॉरिटी बहुत जजमेंटल थी। मतलब वो पहले से ही मान के बैठे हुए थे कि मैं आतंकवादी हूँ, वो पहले से ही मान के बैठे हुए थे कि दिल्ली दंगों की मेन साजिश जो है वो बड़ी, हम बहुत एक बड़ी साजिश रच के आए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं मान के बैठे हुए थे कि हम शातिर हैं, हमें किसी चीज़ का एक्सेस ना देना, यहाँ तक कि टाइम को कैसे किल करना चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर किताबें कुरान अगर मैं बात करूँ या योगा ना हो, या छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ 7-8, उनके साथ मैं खेल लेती थी, तो ये मेरा सबसे अच्छा मतलब मेरे लिए टाइम था।
और न्यूज़पेपर्स मैंने हिंदी का इंग्लिश का लगाया हुआ था, लेकिन वो इतना हेविली सेंसर्ड होके आता था कि कतरने हमें न्यूज़पेपर के नाम पे मिलती थी, तो कुछ भी नहीं मतलब बचता था पढ़ने के लिए। मेरे जाने के बाद जेल में जो न्यूज़ चैनल्स थे वो बंद कर दिए गए कि ये पॉलिटिकल है, न्यूज़ चैनल्स बंद कर दीजिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। उसी दौरान इंटरिम पे मैं 10 दिन के लिए आई, मेरी शादी भी हुई। कभी तसव्वुर भी नहीं किया था अब्बास भाई कि ऐसे आना पड़ेगा और इस तरीके से शादी होगी। शादी से एक दिन पहले आना, 6 दिन बाद चले जाना, हाथों पैरों पे मेहंदी का लगा होना, बहुत डिफ़िकल्ट था। वापस जाना, फिर 2 साल वहाँ पे रहना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। काम मांगने पे नहीं दिया, वहाँ की इतनी बुरी हालत है। मतलब जो मैं ये कहती हूँ कि पर हेड जो खर्चा अगर स्टेट की तरफ से आता है तो वो खर्चा नहीं होता है। खाने को बहुत बुरा हाल है, खाने का अगर मैं कहूँ जहाँ हम रहते हैं वो बहुत बुरा हाल था। टॉयलेट के बिल्कुल नज़दीक मेरा बिस्तर होता था, क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो इस सिराने की दीवार पे कह लीजिए टीवी होता था और उस तरफ टॉयलेट होता था, तो मुझे टीवी से भी दूर रहना होता था, क्योंकि अक्सर मैं पढ़ा करती थी, कुरान भी और नमाज़ वगैरह पढ़ती थी, तो मुझे दूर रहने की वजह से टॉयलेट के पास मजबूरन मुझे रहना पड़ता था। और 1 साल अगर मैं बात करूं, क्योंकि इधर हमारा केस हुआ, उधर कोविड हो गया। कोविड की वजह से हमारी लीगल मुलाकातें नहीं हुई, घर वालों से मुलाकातें नहीं हुई, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। 6 महीना में यही नहीं पता था, हम पे यूएपीए लगा दी कि हम किस केस में बंद हैं, हमारा जुर्म क्या है। 6 महीने तो हम इसी उसमें निकल गए। और मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रिजनर, मतलब अगर कोई भी इंसान जेल जाता है तो शुरू के ही बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बाद में तो उसे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है वहाँ रहने की, एडजस्ट करने की। तो जो स्टार्टिंग का हमारा टाइम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। हमें नहीं मालूम था हम किस मुकदमे में अंदर आए। एक के बाद एक झूठे केसेस लगाए गए और रिमांड्स हुए हमारे। 15 दिन का स्पेशल सेल का भी रिमांड था। वो बहुत बहुत टफ़ टाइम था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। फैमिली से ना मिलने देना, बात ना करने देना। 1 साल बाद में हम कोर्ट नहीं आ पाए, हमसे कोई मिलने नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इस मुकदमे में अक्यूज़्ड बनाए गए वो अमूमन एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो सब एक दूसरे के लिए मेजॉरिटी जो है वो अनजान थी। तो हमें यही नहीं पता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और क्यों हम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। और एक केस में हमें मतलब 30,000 पन्नों की चार्जशीट संदूक में आती है। अगर वो आपको जेल में बैठ के न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगे कि आपकी जो चार्जशीट है वो संदूकों में आई है, तो सोचिए कि जो आपके को प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं वहाँ पे, उन पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि वो भी अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इशरत जहाँ की जो चार्जशीट है वो 30,000 पन्नों की और बड़े बड़े संदूकों में आई है। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि मतलब ये कुछ ना कुछ करके आई हैं और इनका कोई ना कोई कसूर है। और ख़ासकर अगर मैं प्रिजनर के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टाफ बहुत ज़्यादा जजमेंटल था, बहुत ज़्यादा बायस था, बहुत तासुब हमने वहाँ पे फेस किया, बहुत कठिनाइयों से हम रहे। काम मांगा, काम मैंने इस हद तक मांगा कि अगर मुझे, क्योंकि अपना किसी भी तरीके से समय किल करना था, कैसे भी मुझे टाइम बिताना था, तो मैं काम यहाँ तक मांगा कि मुझे या तो सिलाई सेंटर होता है वहाँ पे कुछ काम आता है कि मुझे सिलाई में कुछ आप स्टिचिंग वगैरह करने दीजिए, जो या मुझे रोटी बेलने दीजिए कम से कम। जो लंगर होता है वहाँ किचन होती है कि मैं रोटी का भी काम कर लूँगी। तो मतलब लेकिन मुझे हमेशा दूर रखा गया। मेरे को बहुत लाइफ थ्रेट्स भी आते थे, मेरे ऊपर अटैक्स भी हुए। कोर्ट ने बाद में मुझे थोड़ा सा उसमें प्रोटेक्शन भी दिया कि इसको मतलब 2 स्टाफ के साथ अलग से भेजा और रखा जाए। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हम लोगों ने वहाँ पे 2.25 साल बिताए। ईशा जी, आप लॉयर भी हैं, अभी भी कुछ लोग इसके अंदर हैं, तो बिना ट्रायल के जो अभी चल रहा है कानून प्रक्रिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर उसमें मैं बात करूं तो एक जितने भी को मतलब अक्यूज़्ड बनाए गए हैं इस केस में, वो ज़्यादातर नौजवान हैं, सभी नौजवान हैं। और 5 साल नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि लगभग 6 साल होने को आए हैं। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मुस्तकबिल को सोच के रखा होगा, और आज वो मुस्तकबिल जो उन लोगों ने सोच के रखा था वो कहीं ना कहीं अतीत के दिन बन गए जेल में। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए। मैं कहूँगी कि एक नहीं बल्कि 2-2 डिग्री, अगर वो डिग्री भी हासिल करना चाहते तो इस 6 साल के वक्फे में 2 डिग्री वो लोग हासिल कर सकते थे। तो उनका जो मुस्तकबिल था वो ख़राब हुआ, उनका वक्त ख़राब हुआ।
हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अगर मैं बात करूँ खालिद सैफ़ी की, उनके छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए। गुलफिशा फ़ातिमा की, वो एक लड़की ज़ात हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं, जो इतना डिस्टेंस है जेल का और उनके घर का कि वो कई कई वक्त मतलब गुजर जाता है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाती हैं मुलाकात के लिए। अथर की मैं बात करूँ, शिफाउर रहमान की बात करूँ, या उमर हैं, शर्जील इमाम हैं, शादाब है, ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं कि शायद आप भी उनके नाम नहीं जानते होंगे। सलीम मुन्ना है, ताहिर हुसैन है। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम वो लोग फेस कर रहे हैं और हम तो यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रायल की या उनके बेल डिनाइल की बात नहीं है, बल्कि मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं पर जो बात करता है जस्ट, तो आपकी बेल खारिज हो गई तो मतलब ज़िंदगी नहीं रह जाती, बल्कि कैलेंडर बन के रह जाती है। तो फैमिली वो बहुत ज़्यादा फेस करती है। अब काफ़ी वक्त हो गया है, अब आगे का क्या रास्ता है? क्या आप सोच रही हैं? पॉलिटिक्स में फिर से आप दिखेंगी या अभी केस किस तरह से आप देख रही चीज़ें? देखिए, कोई दो राय नहीं है, बहुत संघर्ष है। और जैसे मैंने कहा कि लोग शक के दायरे में रख के देखते हैं। जो आपके साथ कल को बैठे होते थे, हाँ। खाना खा रहे होते थे, आपका एक सर्कल था, उसमें से आधे लोगों की छटनी हो चुकी है। मतलब कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए, कुछ लोगों ने वो मान लिया जो चार्जशीट में लिखा था, कुछ ने ये समझ लिया कि जो अखबारों में था वो कहीं ना कहीं इशरत के लिए सही था। अब बचते हैं वो आधे लोग, वो आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं या आप पे किस तरीके से विश्वास जता रहे हैं। रही मेरी फैमिली की बात या मेरे सामाजिक दायरे की बात, तो आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, छटनी होने से पता लग गया है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, या हमें भी ये पता लग गया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं जिस विचारधारा के साथ चली थी, वो विचारधारा थी जब मैंने किताबों में मौलाना आज़ाद साहब को पढ़ा था, और उनकी एक तकरीर थी पार्टीशन के टाइम पे, जिसमें आपने ये बयान किया था कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बिना अधूरे रह जाएंगे। तो इस तकरीर को अगर मेरे जो जहन में बैठी वो ये थी कि मुल्क हमारा है, यानी उन्होंने बराबरी और साझेदारी की बात की थी और हम इसके लिए हैं। तो सिर्फ वो राइट्स की बात नहीं कर रहे थे, वो ड्यूटीज़ की भी बात कर रहे थे कि अगर इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़े, कुर्बान होना पड़े या कुछ करना पड़े, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं मुल्क के लिए, हमें वो भी करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि आपकी आवाज़ के बिना मुस्तकबिल की बातें अधूरी रह जाएंगी, आज ज़माना आ चुका है कि अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आप पहले से लग रही है UAPA लग रही है। उन सबको देखते हुए भी मतलब इतना संघर्ष रहा, लेकिन मैं उस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं गांधीवादी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ सकती, जो हमेशा से बात करता है कि अहिंसा या शांतिपूर्ण तरीके से इस मुल्क को संभालने की ज़िम्मेदारी हम ही ज़िम्मेदार नागरिकों की है। तो आगे जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, चाहे वो सामाजिक तौर पे मिले, चाहे राजनीतिक तौर पे मिले, मैं लोगों के बीच हमेशा बनी रहूँगी और काम करूँगी। ईशा जी, आप एक सवाल और मतलब कि दर्शक जानना चाहेंगे, आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि आप एक धर्म, एक समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए ज़्यादा ये सब कुछ हुआ? जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं इकरा हसन का भी आ रहा है, वो भी बड़ा बयान उनके आ रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि अभी जैसे आपने इकरा हसन की भी बात की कि किस तरीके से सोशल मीडिया का ज़माना इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। आप एक लड़की के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं, जहाँ आप मतलब अभी तक हम ये देखते आए थे, और मेरा तो कल्चर भी वो रहा, मतलब कि मैं बहुत मतलब मेजॉरिटी जो थी वो हम ऐसे इलाके में रहे, ऐसे इलाके में परवरिश हुई कि कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हम लोग नहीं जानते थे। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक तरफ तो हम ये समझते आए थे कि हमें देवी और लक्ष्मी और सरस्वती मान के उस नज़रिए से देखा जाता है, और अगर आप किसी को माँ की गाली या बहन की गाली से अगर बात करते हैं तो इससे आपकी तरबियत, आपकी तहज़ीब और आपकी सोच का मुज़ाहिरा हो रहा है, ना कि इकरा हसन पे कोई असर पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग अगर पीछे की बात को नहीं जानते हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाते हैं। जैसे अभी इकरा हसन की बात थी, कुछ मंदिर का भी इशू सुनने मतलब ये हुआ कि मंदिर के उससे जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर मैं अपने समुदाय की बात करूं
तो सिर्फ मेरे समुदाय की नहीं, बल्कि जब मैं जेल गई है, मेरे पे झूठे मुकदमे लगे, तो समुदाय के साथ साथ हर वो इंसान जो लोकतंत्र में या जमहूरियत में यकीन रखता है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। और सोशल मीडिया में मतलब हमेशा इस तरीके से भी बातें आती हैं, लेकिन वो मेरे जहन को कहीं ना कहीं नहीं घर करती। कई लोग बोल देते हैं अरे शेरनी वाले काम किया है या बड़ी हिम्मत वाला काम किया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। हर इंसान की अलग अलग अब्बास भाई सिफ्त होती है। कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, आपको सेमिनार्स करने पड़ेंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी। और वो लोग ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ एक समुदाय ने ही आवाज़ उठाई है, एक समुदाय ने ही हमारे पर मतलब हमारा समर्थन किया, बल्कि हर वो इंसान जो संविधान को अच्छे से जानता है, जो लोकतंत्र को समझता है, उसने हमारा साथ दिया, हमारे लिए बोला। और बड़ी खुशी भी होती है कि आज लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो जहर घोलने का काम मतलब या डराने का काम यूएपीए या एनएसए के माध्यम से किया गया, इसको लोग अब कहीं ना कहीं समझने लगे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इजी टूल बना दिया है, बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये सब एक टूल है, ना कि मतलब पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलते चलते हमारी यंग ऑडियंस हैं, उसमें कई बच्चियां भी होंगी, वो आपको सुन रही होंगी, उनको कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगी तो हमारे माध्यम से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मुल्क है वो सांस्कृतिक तौर पे बड़ी मतलब मैं ये कहूँगी कि साझा तहज़ीब, एकता, सहिष्णुता और भाईचारे का सबसे अच्छी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन जिसको कहीं ना कहीं जिसके ताने बाने को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरी कल किसी और की भी बारी हो सकती है। तो अगर संविधान के बिना ये देश चलेगा तो अराजकता फैलेगी और एक राजा का फरमान ना मानते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। ये साझी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग आगे आएँ, सब लोग बात को उठाएं अपनी। और जो लोग मैं ये कहूँगी कि कल को संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे थे, आज वो खुद किसी के कंधे पे बैसाखी के सहारे और कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज लोग समझ रहे हैं, उस जहर से दूर रहिए और ये मुल्क हमारा है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगी और हमें इसके लिए कोशिश हर हद तक करनी पड़ेगी। जैसे आज हम लोग खड़े हुए हैं, कल को अगर हम चुप रहते तो मुझे लगता है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है या जो बच्चे हैं या नस्लें हैं, उन पे बहुत गहरा असर पड़ता। आपकी भी ज़िम्मेदारी है, आप भी मुल्क के लिए इसी तरीके से आवाज़ उठाइए और संविधान को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप समझ सकें कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग ऐसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम लोगों ने जन्म लिया। तो हमें संविधान को अच्छे से पढ़ के और अपने मुल्क से हमेशा प्यार करते रहिए, ताकि मुल्क की तरक्की में हम लोग पहली सफ़ में आके खड़े हो सकें। शुक्रिया। जी हाँ, मुल्क की तरक्की में पहली सफ़ में हम आकर खड़े हों। और संविधान हमें कहता है कि सवाल पूछिए, जो सही है वो सवाल पूछिए। तो इसी तरह के सवाल द स्वतंत्र बराबर पूछता रहेगा और ऐसी शख्सियत से बराबर आपकी मुलाकात कराता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।